दुनिया के सबसे बड़े समंदर में 438 दिनों तक ये इंसान जिंदा रहा। इसके पास ना तो खाने के लिए खाना थे और ना ही पीने के लिए पानी। ये जिधर भी देखता इसे सिर्फ और सिर्फ मौत का ही खौफ दिख रहा था। इस गुमनाम समंदर में जिंदगी जीने के लिए इसके पास एक बोट के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर भी ये व्यक्ति हार नहीं मानता और लगातार 14 महीने तक इस समंदर में रहता है। कई बार बड़े समुद्री जीवों से भी सामना होता है। समुद्री तूफानों और चक्रवातों को हराते हुए 11,000 किलोमीटर का सफर तय करता है, बस एक छोटी सी नाव में बैठकर। जाने अनजाने में इस व्यक्ति ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया जिसे कोई दूसरा व्यक्ति चाह कर भी नहीं तोड़ पाएगा। 14 महीने बाद जब इंसान अपने घर वापिस आता है तो इसके ऊपर केस कर दिया जाता है। आखिर कौन था ये आदमी और समंदर में क्या करने गया था और 438 दिनों तक ये अकेले समंदर में जिंदा कैसे रहा, आइए जानते हैं। साल था 2012। मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजोल में एक मछुआरा रहता था जो लहरों से जूझते हुए समंदर में उतरता, मछलियां पकड़ता और उसी से अपने फैमिली का पेट भरता था। 36 वर्ष का जोस सल्वाडोर अल्वारेगा एक एक्सपर्ट मछुआरा था क्योंकि वो पिछले 15 सालों से समंदर में मछली पकड़ने का काम कर रहा था। अल्वारेगा का काम सिर्फ अपने बॉस के लिए मछली पकड़ना था। वो अपने बॉस से फिशिंग बोट लेकर समंदर में जाता और 2 से 3 दिनों तक वहीं पे रहता। इस टाइम पीरियड के बीच वो जितने भी मछली को पकड़ता उसे लेकर आता और अपने बॉस को सौंप देता था। फिर उन मछलियों को मार्केट में बेचा जाता और उससे जो भी पैसे आते उसमें से कुछ हिस्सा अल्वारेगा को मिल जाता था। मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी में मछली उतना ही ज्यादा पैसा। अल्वारेगा का रोज का यही काम था और इसी से इसकी फैमिली चल रही थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन समंदर में जाल फेंकने के बाद भी एक भी मछली पकड़ में नहीं आती और ये दिन अल्वारेगा के लिए काफी खराब दिन साबित होता था। कई बार मौसम खराब हो जाता, बारिश होने लगती, समंदर में तूफान आ जाता जिसमें मछली पकड़ना नामुमकिन था। इन्हीं सब चीजों से थक हार कर एक दिन ये बीच समंदर में जा करके बहुत सारी मछलियां पकड़ने की सोचता है और अगले ही दिन यानी कि 17 नवंबर 2012 की सुबह अल्वारेगा एक बोट पर मछली पकड़ने और कुछ खाने पीने का सामान भी रख लेता है क्योंकि उसे 2 दिनों तक समंदर में ही रहना था। जिस बोट पे ये जा रहा था वो विशालकाय समंदर के आगे काफी छोटा था। इसकी लंबाई 24 फीट और चौड़ाई मात्र 7 फीट थी, जिस पर 265 लीटर गैसोलीन यानी कि पेट्रोल था, 60 लीटर पीने का पानी, 23 केजी फिश चारे के लिए, 700 हुक्स जिससे मछली पकड़ा जाता है, एक भाला, 3 चाकू नेट के रस्सी को काटने के लिए, 3 बाल्टी नाव से पानी निकालने के लिए, एक मोबाइल फोन, एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस जो कि वाटरप्रूफ नहीं था, एक रेडियो और लगभग 90 केजी आइस फिश को प्रिजर्व रखने के लिए। इन सारे चीजों के साथ अल्वारेगा समंदर में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अल्वारेगा जब भी कहीं दूर समंदर में मछली पकड़ने जाता तो अपने एक दोस्त को साथ ले जाता था और इस दिन भी इसका दोस्त इसके साथ जाने वाला था, पर ऐन मौके पर उसने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसको कोई जरूरी काम आ गया था। वो कुछ दिन बाद चलने के लिए कहता है पर अल्वारेगा सब कुछ तैयारी करके आया था और इसे पैसों की भी सख्त जरूरत थी, इसीलिए ये अपने दोस्त को छोड़ देता है और किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढने लगता है जो इसके साथ समंदर में जा सके। कुछ ही देर में इसे एक 20 साल का लड़का मिलता है जिसका नाम कोर्डोबा था। ये मछुआरा बनने की अभी ट्रेनिंग ले रहा था। अल्वारेगा इसको साथ चलने के लिए कहता है। दोनों में डील होता है कि वो जितना दिन समंदर में रहेंगे उस हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा। कोर्डोबा साथ चलने के लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों बोट लेकर कोस्टा एजोल से 160 किलोमीटर दूर समंदर में पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर ये पानी में हुक्स डालते हैं और नेट बिछाते हैं। थोड़े ही देर में इन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली और उन्हें आइस बॉक्स में डाल दिया ताकि वो खराब ना हो। कुछ समय बाद अल्वारेगा को मौसम खराब होते दिखता है। उसे महसूस होता है कि शायद कोई समुद्री तूफान आने वाला है, लेकिन इस चीज को वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार तूफानों का सामना कर चुका था। जोस सल्वाडोर अल्वारेगा को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस तूफान की वजह से
आगे आने वाले 438 दिनों तक इसे समंदर में ही रहना है। समय बीतने के साथ साथ तूफान बढ़ता गया और थोड़े ही देर में यह एक भयानक रूप ले लिया। दोनों ने यहाँ से जल्दी से निकलने की सोची क्योंकि बोट काफी छोटी थी और तूफान की लहरें काफी ऊंची। इन्होंने जो जाल बिछाया था उसके रस्सी को चाकू से काट देते हैं और उसे वहीं पर छोड़ करके बोट को तूफान के विपरीत दिशा में तेजी से भगाने लगते हैं। लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और ये तूफान के चपेट में आ गए। लहरों ने इनको अपने रास्ते से भटका दिया। जब तूफान शांत हुआ तब इन्होंने जीपीएस से रास्ता ढूंढने की कोशिश की पर वो भी खराब हो गया क्योंकि उसमें पानी घुस गया था। इनके पास बस एक रेडियो बच गया था और इसमें भी मात्र 50% ही चार्ज थी। इस रेडियो की मदद से कैसे भी करके इन्होंने अपने बॉस से तो संपर्क कर लिया पर अपना लोकेशन नहीं बता पाए क्योंकि इनका जीपीएस काम नहीं कर रहा था। बात करते करते अचानक से इनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है। अब इनका पूरे दुनिया से संपर्क टूट चुका था और इन्हें ये भी नहीं पता था कि इस वक्त वो कहाँ पर हैं। कुछ समय बाद फिर तूफान आता है और इस बार भी लहरें काफी तेज थी। एल्वारेगा को लगा कि शायद अब वो डूब जाएंगे क्योंकि बोट काफी छोटा था और वजन बहुत ज्यादा 500 केजी के करीब तो केवल मछलियां ही थी। बाकी आइस बॉक्स, पानी और गैसोलीन था। जान बचाने के लिए इन्होंने खाना और थोड़ा सा पानी को छोड़कर बाकी सारी चीजों को एक एक करके समंदर में फेंक दिया इस उम्मीद में कि तूफान थमेगी और वो किनारे तक लौट आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तूफान ने इन्हें एक ऐसी जगह ला करके छोड़ दिया जहाँ से इनके लिए घर जाना इम्पॉसिबल था क्योंकि तूफान की वजह से ये 5 दिनों में कोस्टा एजोल से 500 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में पहुंच गए थे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि पूरे धरती का क्षेत्रफल 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अकेला पैसिफिक ओशन 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब धरती के सारे पर्वत, पहाड़, नदी और शहरों को भी मिला दे फिर भी पैसिफिक ओशन में इतना जगह बच जाएगा कि इंडिया जैसे 6 और देश आ जाएंगे। अब सोचो कि ये लोग यहाँ पर खो गए थे। इन्हें दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इनके पास जो भी खाना और पानी थे वे भी खत्म हो चुके थे। शुरू में ये अपनी प्यास बुझाने के लिए समंदर का पानी पीते हैं जिससे इनके गले में खराश होने लगता है। इन्हें पता था कि इस तरीके से ये ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जोस साल्वाडोर एल्वारेगा और कोर्डोबा समुद्री कछुओं और मछलियों को पकड़कर उन्हें कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। ये कई घंटों तक अपने हाथों को पानी में डुबा करके रखते और जब भी कोई फिश या फिर टर्टल आसपास से गुजरते तो उन्हें दबोच लेते। एल्वारेगा के लिए कच्चा मांस खाना और कछुए का खून पीना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कोर्डोबा इसमें नया था। इसके लिए ये सब करना काफी मुश्किल था। पहले तो कोर्डोबा ने कच्चा मांस खाने से मना कर दिया पर एल्वारेगा के कई बार समझाने पर वो कभी कभार खा लेता था। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। अब कोर्डोबा के लिए इन सब चीजों को सहना काफी मुश्किल हो रहा था। ये खाना पानी बिल्कुल छोड़ दिया जिसकी वजह से इसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और एक रात ऐसा आया जब ये सोया तो दोबारा कभी उठा ही नहीं। एल्वारेगा कोर्डोबा की बॉडी से बातें करता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका साथी अब नहीं रहा। 3 दिन हो गए ये इस डेड बॉडी के सामने बैठकर पागलों की तरह बरबरा रहा था। थोड़े समय बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसका दोस्त मर चुका है और अगर ऐसे ही बरबराता रहा तो वो भी कुछ ही दिनों में पागल होकर के मर जाएगा। इसीलिए उसने कोर्डोबा के बॉडी को पानी में फेंक दिया और अपने आप से वादा किया कि जब तक वो जिंदा है इस समंदर से बाहर निकलने के लिए लड़ता रहेगा। एल्वारेगा को समंदर में जब प्लास्टिक की बोतल मिलती तो उसे अपने पास रख लेता और जब भी बारिश होती तो उस बोतल में पानी को इकट्ठा करके रखता। कभी कभी इसके बोट पर समुद्री पक्षी आकर के बैठ जाते जिन्हें ये सावधानी से पकड़ता और फिर उन्हें मार करके कच्चा ही खा लेता। एक दिन एल्वारेगा को एक कार्गो शिप दिखाई देता है। ये अपने हाथों को हिलाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इसकी आवाज कोई नहीं सुनता है क्योंकि शिप बोट से काफी दूर थी, इतनी दूर कि जहाज पर खड़ा व्यक्ति भी बोट को नहीं देख सकता था। अब तक 400 दिन यानी कि लगभग 13 महीने से भी अधिक का समय गुजर चुका था। इसके दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए थे, हाथों के मांस गल चुके थे, केवल हड्डियां बची हुई थी। बोट में बैठे बैठे एल्वारेगा का पैर भी काफी ज्यादा सूज गया था। इसको ऐसा लगने लगा था कि
शायद अब ये किसी इंसान का शकल नहीं देख पाएगा और समंदर में ही हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन तभी इसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिससे इसके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जग जाती है। ये समंदर में जहाँ था वहाँ से कुछ ही दूरी पर इसे एक टापू दिखता है। इतने दिनों में इसे पहली बार जमीन और पहाड़ दिखाई दिया था। कैसे भी करके इसने बोट को किनारे के नजदीक ला दिया, पर लहरें इसे किनारे से दूर ढकेल रही थी। एल्वारेंगा सोचता है कि कहीं यह मौका हाथ से ना निकल जाए और फिर से इस समंदर में ना खो जाए। इसीलिए इसने हिम्मत जुटाई और बोट से कूदकर तैरते हुए किनारे तक जाने की सोची। इसने बोट से छलांग लगाई और पूरी जान लगा दी किनारे तक पहुंचने के लिए। जैसे ही किनारे तक पहुंचा ये बेहोश हो गया। जब इसकी आंखें खुली तो जमीन को देख करके काफी ज्यादा खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसी टापू पर एक कपल थे जो अक्सर यहाँ आया करते थे। एल्वारेंगा की आवाज सुनकर ये इसके पास आए। ये दोनों देखते हैं कि एक आदमी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस एक अंडरवेयर पहने हुए किनारे पर मुंह केवल लेटा हुआ है। दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हैं और त्वचा धूप से जल करके काली पड़ गई है। शक्ल ऐसी हो गई थी कि कोई भी इंसान पहली बार देख करके डर जाए। ये दोनों इसके पास आते हैं। एल्वारेंगा जब इन्हें देखता है तो इनसे जोर जोर से बातें करने लगता है, लेकिन इन दोनों को इसकी कोई भी बात समझ नहीं आती क्योंकि एल्वारेंगा स्पेनिश बोल रहा था और इन दोनों को केवल इंग्लिश आती थी। कई मिनटों तक ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही बोलता रहा। जब बाद में इससे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों कर रहा था तो इसने बताया कि पिछले कई महीनों से इसने किसी इंसान से बात नहीं की और ना ही किसी का शकल देखा था। इसीलिए जब इंसानों को देखा तो उनसे बातें करने लगा, भले ही मेरी बात उनको समझ नहीं आ रही थी। एल्वारेंगा 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको के कोस्टा एजोल से चला था और 30 जनवरी 2014 को ये मार्शल आइलैंड पे पहुंचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोस्टा एजोल से मार्शल आइलैंड तक पहुंचने में इसे 438 दिन लग गए। इस बीच इसे बहुत दिनों तक भूखा रहना पड़ा, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कमजोर हो गया। इन दोनों ने एल्वारेंगा को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसके बाद इसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। जब ये खबर मीडिया में आई तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि ये अनबिलीवेबल लग रहा था, लेकिन इसकी कहानी को साइंटिफिक एंड फिजिकल एविडेंस के आधार पर सही साबित किया गया। 4 मेन एविडेंस थे जिससे ये साबित हुआ कि एल्वारेंगा झूठ नहीं बोल रहा है। नंबर 1, फिजिकल कंडीशन। डॉक्टरों ने एल्वारेंगा की जांच की और पाया कि वह गंभीर रूप से एनीमिक है, यानी कि शरीर में खून की कमी है और डिहाइड्रेट भी हो चुका था। सेकंड है बोट इंस्पेक्शन। जिस नाव में ये मिला था उसमें पक्षियों और कछुओं की हड्डियां थी। नाव की स्थिति, उसका क्षतिग्रस्त इंजन और उसमें नेविगेशन सिस्टम का ना होना यह बता रहा था कि वो वास्तव में तूफान में बह के आया था। थर्ड है ओशियनोग्राफिक रिसर्च। हवाई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिए। इन्होंने एडवांस कंप्यूटर मॉडल से ओशियन करंट और विंड पैटर्न को ट्रैक किया, ठीक उसी जगह से जहाँ से एल्वारेंगा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। मॉडल ने दिखाया कि ये करेंट्स और विंड्स नेचुरल तरीके से उसके बोट को एक परफेक्ट नैरो पाथ से मार्शल आइलैंड तक पुश कर सकती थी। इससे उसकी पूरी जर्नी साइंटिफिकली पॉसिबल साबित हुई। चौथा था उसका होम टाउन कोस्टा एजोल। यहाँ पर एल्वारेंगा के बॉस और उसके साथी मछुआरों ने बताया कि एल्वारेंगा आज से 1 साल पहले लापता हो गया था, जिसके बाद इसकी तलाश की गई थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण सर्च ऑपरेशन को रोक दी गई। इससे एल्वारेंगा के कहानी की शुरुआत की पुष्टि हुई। इसने लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास किया, जिसने इसके दावों को और भी मजबूत किया। इस सारे सबूत, मेडिकल रिपोर्ट्स और साइंटिफिक जांच मिल करके एल्वारेंगा के 438 दिनों के अविश्वसनीय यात्रा को रियल साबित किया, जिसके बाद एल्वारेंगा को उसके घर भेज दिया गया। घर आते ही ये सबसे पहले कोर्दोबा के माँ से मिला और सारी बातें बताई जो भी कोर्दोबा ने इससे कही थी। एल्वारेंगा की बातें सुनकर कोर्दोबा की माँ रोने लगती है। फिर ये अपने घर वालों से मिलता है। एल्वारेंगा इस बात से काफी खुश था कि अपने घर वापिस आ गया
कुछ दिन बाद एक अमेरिकी पत्रकार और राइटर जिनका नाम जोनाथन फ्रैंकलिन था, ये एल्वारेंगा के गांव आए और इससे मिले। इन्होंने इसके पूरे जर्नी को एनालिसिस किया। फ्रैंकलिन मार्शल आइलैंड पे भी गए जहां पे एल्वारेंगा और उसका बोट मिला था। ये उन डॉक्टरों से भी मिले जिन्होंने एल्वारेंगा का इलाज किया था। इसके बाद फ्रैंकलिन अमेरिका चले गए और इस रियल घटना पे एक बुक लिखी जिसका नाम था 438 डेज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। फ्रैंकलिन ने इस बुक के माध्यम से यह साबित किया कि सच्ची कहानियां अक्सर कल्पना से भी अधिक अजीब और प्रेरणादायक होती है। इन्होंने इस बुक को 2015 में पब्लिश कर दिया, जिसके बाद कोर्डोबा के फैमिली वालों ने एल्वारेंगा पर $1 मिलियन का सिविल लॉसूट फाइल कर दिया। फैमिली वालों ने आरोप लगाया कि एल्वारेंगा जिंदा रहने के लिए कोर्डोबा का नरभक्षण किया, यानी कि उसके डेड बॉडी को खाया है, जबकि एल्वारेंगा ने इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया। एल्वारेंगा के वकील ने इन आरोपों को आर्थिक रूप से प्रेरित बताया, क्योंकि फैमिली वाले बुक से होने वाले कमाई में हिस्सा चाहते थे। कोर्डोबा के फैमिली के द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशंस को कोर्ट ने खारिज कर दिया और एल्वारेंगा निर्दोष साबित हुआ। इस घटना के बाद एल्वारेंगा को कुछ महीनों तक PTSD यानी कि पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। इसे समंदर के बुरे ख्याल आते थे। बार बार यही घटना इसके दिमाग में रिपीट हो रही थी, जिससे एल्वारेंगा ने समंदर में कभी भी ना जाने की कसम खाई।